हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 30th ऑफ नवंबर और 30th ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। इवन आपको इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी अगर फील्ड भी नहीं है इकोनॉमिक्स तो अभी आपको इकोनॉमिक्स एक बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगा। तो आप अभी जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें अभी 3 लेक्चर आ चुके हैं और इन फ्यूचर डेली लेक्चर आते चलेंगे। क्लियर? तो चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो जाए। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे मैंने कल बताया था कि जो मैनेजमेंट कमेटी है जो साई जामा मस्जिद की, उन्होंने अप्रोच करा था सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को स्टे लगाने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, या स्टे लगाया है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को या फिर नहीं लगाया है, ये हम जानेंगे। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उससे क्या बोला है कि आप कौन से हाई कोर्ट में जाओ अप्रोच करने के लिए। क्लियर? ये भी बताऊंगा। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे जुडिशियल पेंडेंसी। देखो, जुडिशियल पेंडेंसी इंडिया में एक इतना बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जुडिशियल पेंडेंसी और पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, ये दो टॉपिक इतने डिस्कशन हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप हमेशा इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मेंस में। तो इसको रिजॉल्व और इसको लिखने के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए। अब ये न्यूज़ मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसके अंदर फैक्ट दिए हैं जो कि हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं। क्या नाम है उनका? कि उनका नाम है मेघवाल। जो कि मेघवाल जी हैं, मेघवाल जी ने राज्यसभा में क्या बोला और कितनी पेंडेंसी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, और इसकी पेंडेंसी को फुलफिल कैसे करा जाएगा, फिल कैसे किया जाएगा, ये भी बताऊंगा। और इसके फैक्टर क्या क्या है, क्यों पेंडेंसी हो रही है, ये भी बताऊंगा। मेघवाल जी ने क्या बोला राज्यसभा में, ये भी बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर सीईए मीन्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि वी अनंत नागेश्वरम हैं, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से रिकमेंडेशन है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप इजीली मेंशन करके आ जाओगे कि ये रिकमेंडेशन है, इंडिया को इस पर वर्क करना चाहिए। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे एफडीआई। एफडीआई इंक्रीज हो गई है इंश्योरेंस के लिए फ्रॉम 74% टू 100%। अब ये एफडीआई होती क्या है और ये परसेंटेज का लोचा क्या है। क्लियर? तो ये परसेंटेज का हम लोचा भी समझेंगे और एफडीआई होती क्या है और इसमें क्यों एफडीआई इंक्रीज करी गई है। और आप जानते हो कि जो हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है बड़ा ही कम है। क्या है? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, वेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, बड़ा ही कम पेनिट्रेशन है। तो अब जानेंगे इसके बारे में। क्लियर? तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए इंडिया में ऐसे कौन कौन से और डिसीजन लिए हैं इसके अंदर। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक अभी लोन पास कर दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को। अब किस लिए लोन पास करा है, तो वो हॉर्टिकल्चर के फार्मर को, जिससे वो अपना प्रोडक्शन एनहांस कर सके। कैसे एनहांस करेंगे और ये यूज कैसे करा जाएगा, यूटिलाइज कैसे कराएगा, 98 मिलियन डॉलर जो कि एडीबी ने अप्रूव कर दिया है इंडिया को। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन साई जामा मस्जिद। अब सबसे पहले आप जान लीजिए क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या है। तो साई जामा मस्जिद कहां पर है? संभल डिस्ट्रिक्ट में साई जामा मस्जिद है। और यह मस्जिद बनी थी 16th सेंचुरी में। कब बनी थी? 16th सेंचुरी में बनी थी, एट मुगल इरा। मुगल इरा में यह बनी थी, याद रखोगे, मुगल पीरियड में यह साई जामा मस्जिद बनी थी। क्लियर? अब क्या हुआ है कि कुछ हिंदुओं ने क्लेम किया और कुछ हिंदू लोगों ने बोला कि यहां पर पहले जो मस्जिद है, यहां पर पहले हरिहर का टेम्पल था, हरिहर टेम्पल था, और उसी को डिमोलिश करके, वी कैन से डिस्ट्रॉय करके ये मस्जिद बनाई गई है। मुगल राणा ने
जो कि टेम्पल था हरिहर का टेम्पल, उसको डिस्ट्रॉय करके, डिमोलिश करके ये मस्जिद बनाई गई है। अब इस चीज का मामला कहाँ गया? ट्रायल कोर्ट में गया। कहां पर गया? ट्रायल कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट में गया और ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, एडवोकेट कमिश्नर, जो कि इसका सर्वे करेगा कि एक्चुअल में यहां पर टेम्पल था कि नहीं था। क्या करेगा? सर्वे करेगा कि यहां पर एक्चुअल में टेम्पल था कि नहीं था। जैसे ही डिसीजन दिया उसी के अगले दिन सर्वे वाले वहां पर पहुंच गए, मस्जिद में पहुंच गए और मस्जिद में सर्वे स्टार्ट हो गया। अब आप जानते हो कि अगर किसी भी इस मामले में बड़ा ही क्रिटिकल इशू होता है और डेफिनेटली पुलिस भी जाती है इसमें, क्योंकि क्रिटिकल इशू है और सेंसिटिव इशू है। कम्युनल, वी कैन से कम्युनल पॉइंट बन सकता है बिटवीन हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो क्या है कि कम्युनल इशू भी है, तो इसको मैनेज करने के लिए पुलिस भी जाती है साथ में। बट क्या हुआ, मस्जिद के आसपास 4 लोगों की मृत्यु हो गई गन शॉट के कारण, बंदूक मारने के कारण, वी कैन से शूट करने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस चीज का कई सारा प्रोटेस्ट हुआ, इवन पुलिस की एग्जिस्टेंस होने के कारण 4 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई, और पुलिस बोल रही है कि आपने मारा है, तो पुलिस ने रिजेक्ट कर दी कि हमारी गोली से नहीं मरे हैं 4 लोग। क्या बोला? पुलिस ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, जो ब्लेम लगाया जा रहा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस की गोली से 4 लोगों की मृत्यु हुई थी यहां पर। बट पुलिस ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया इस ब्लेम को, बोला कि हमारी कोई बंदूक नहीं चली है, हमारी गोली से बिल्कुल कोई 4 लोग नहीं मरे हैं। क्लियर? अब इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने जुडिशियल कमेटी सेटअप कर दी। क्या कर दी? जुडिशियल कमेटी सेटअप कर दी। किस लिए? कि ये इंक्वायरी करी जाएगी, कि जुडिशियल कमेटी सेटअप कर दी कि इंक्वायरी करने के लिए 4 लोग मरे हैं, जो 4 लोग मरे हैं वो किससे मरे हैं, उसका कारण क्या है, किसने उनमें गोली मारी है, किसने, पुलिस ने मारी है या फिर भीड़ भाड़ में या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम, किसने उनको मारा है, ये इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी। और जुडिशियल कमेटी में 3 मेंबर बनाए गए। कौन कौन से? देखो मैं आपको सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। 3 मेंबर। सबसे पहले हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार अरोरा। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार अरोरा। दूसरे हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमित मोहन प्रसाद। और तीसरे हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, जिनका नाम है अरविंद कुमार जैन। क्या नाम है? अरविंद कुमार जैन। समझ गए मेरी बात को? ये योगी आदित्यनाथ ने 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनाई, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये 3 लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। क्या हुई है? ये 3 लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। अब इसी मामले को देखते हुए जो मैनेजमेंट कमेटी थी शाही जमा मस्जिद की, वो सुप्रीम कोर्ट गई। क्या गई? सुप्रीम कोर्ट में गई। क्या, कौन गया? मैनेजमेंट कमेटी ऑफ शाही जमा मस्जिद। कौन गई? SJM गए। कौन? मैनेजमेंट कमेटी ऑफ SJM शाही जमा मस्जिद। ये सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करा और सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि आप इस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को स्टे लगा दीजिए, क्योंकि क्या है, इससे 4 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और आगे भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। तो मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द शाही जामा मस्जिद ने बोला कि आप ट्रायल कोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? स्टे लगा दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मना कर दिया
कि हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते, बट फर्दर अगर सर्वे करना है, अगर फर्दर सर्वे करना है तो आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इफ फर्दर सर्वे will not be conducted without हाई कोर्ट डिसीजन। क्या बोला कि स्टे लगाने से तो मना कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फर्दर सर्वे करना है, अगर आगे सर्वे कंटिन्यू करना है तो आपको हाई कोर्ट से डिसीजन डायरेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा रिकमेंडेशन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मैनेजमेंट कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। कहां पर जाए? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाए, वो अप्रोच करे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो हो रहा है ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है, इस पर स्टे लगाया जाए या डायरेक्शन दिया जाए। क्लियर? समझ में आया? दूसरा क्या बोला कि शाही जो कि मैनेजमेंट कमेटी ऑफ SJM will approach to हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अप्रोच करे, ये बोला गया मैनेजमेंट कमेटी ऑफ शाही जमा मस्जिद। क्लियर? तीसरा रिकमेंडेशन क्या दिया? तीसरा रिकमेंडेशन दिया कि जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जा गया है सर्वे के लिए, अगर उसने सर्वे भी कर लिया है और अगर उसको रिपोर्ट सबमिट करना है तो वो सील पैक करे। क्या करे? सील्ड पैक करके रिपोर्ट को सबमिट करे और नॉट भी ओपन नहीं करी जाए उसको जो रिपोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करेगा, अगर उसको रिपोर्ट सबमिट करना है तो उस रिपोर्ट को वो सील पैक सबमिट करे। और दूसरी बात, उसको ओपन ना करे पब्लिक। अगर पब्लिक में वो ओपन हो गई तो क्या होगा कि कम्युनल वॉयलेंस हो सकता है। समझ गया? आ गया? तो कल का मैंने जो बताया था डिटेल में वो भी मैंने क्लियर कर दिया। इवन इसके साथ साथ मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी रिजॉल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी बता दिया। अब इसका हम यूज कहां करेंगे सर, ये बताइए। देखो, सबसे पहले अपन यूज कर सकते हैं इसका कम्युनलिज्म में। कहां यूज कर सकते हैं? कम्युनलिज्म में। और हिंदू और मुस्लिम में भी इसका यूज कर सकते हैं। कम्युनलिज्म में और हिंदू मुस्लिम में भी इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो समझ गए मेरी बात को? पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जो मैनेजमेंट कमेटी क्या चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए, ये मैंने बता दिया। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट होगा जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया। देखो क्या है कि हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? राम मेघवाल। कौन है? राम मेघवाल। ये यूनियन लॉ मिनिस्टर है। अब ये राज्यसभा में थे। अब राज्यसभा में इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जुडिशियल में पेंडेंसी कितनी है। मी कैसे कि जजों की पेंडेंसी कितनी है जुडिशियल में। आप इसको याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फैक्ट बताऊंगा मैं आपको कि कितनी वैकेंसी है, कितनी जुडिशियल वैकेंसी, और इसके कारण क्या है कि जुडिशियल वैकेंसी हो क्यों रही है इतनी सारी। और ये पॉइंट हमेशा इंडिया में डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये पॉइंट हमेशा डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है इंडिया के अंदर कि जुडिशियल पेंडेंसी। और हमेशा हर 2 या 3 साल में मेंस में हमेशा पूछा जाता है, घुमा के पूछेंगे व्हाट इज द एक्चुअल जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में, कि जुडिशियल पेंडेंसी को कैसे भी घुमा के हम बता सकते हैं मेंस में। तो हमें मेंशन करना आना चाहिए और हमारे पास फैक्ट होना चाहिए। अगर फैक्ट नहीं होंगे, देखो आप कुछ भी लिखते हो, आप मेंस में आंसर लिखते हो, अगर कॉमन आंसर लिखते हो विदाउट यूजिंग द फैक्चुअल डेटा, तो वो आपका कॉमन आंसर हो जाएगा। आपको मार्क्स तो मिलेंगे
बट वो कॉमन आंसर हो जाएगा। क्लियर। बट आप फैक्चुअल डाटा का यूज करते हो, किसी भी आंसर में फैक्चुअल डाटा का यूज करते हो तो वो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा, बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि क्या है कि वो आपको भीड़ से हटा देगा। वो क्या कर देगा, आपको भीड़ से हटा देगा, आप भीड़ से अलग हो जाओगे अगर आप अपने मेंस के आंसर में फैक्चुअल डेटा यूज करते हो। तो मैं आपको यही बताऊंगा फैक्चुअल डेटा जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में। तो देखो, जो राम मेघवाल हैं लॉ मिनिस्टर जी, उनसे राज्यसभा में पूछा गया कि आप जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में बताइए, जुडिशियल पेंडेंसी हमारे इंडिया में कितनी है। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जज की वैकेंसी है 2। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप जानते हो कि 34 जजों की वैकेंसी स्ट्रेंथ है। कितनी है? 34 जजों की। और 32 अभी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2 पेंडेंसी हैं। कितने हैं? 2 पेंडेंसी। और अगर हाई कोर्ट का देखा जाए तो हाई कोर्ट में है 264 वैकेंसी। कितनी है? 264 वैकेंसी अभी हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी कितनी है? 2। और हाई कोर्ट, अगर पूरे हाई कोर्ट देखे जाए तो हाई कोर्ट में कितनी है? 264 वैकेंसी अभी है हाई कोर्ट जजों की। क्लियर। और हाई कोर्ट जो जितने भी हाई कोर्ट हैं स्टेट के, यहां पर स्ट्रेंथ कोई फिक्स नहीं है। किसी स्टेट की स्ट्रेंथ कम है, किसी स्टेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और किसी स्टेट की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये वेरिएशन करता रहता है। क्लियर। ये वेरिएशन करता रहता है, इसको बिलीव मत रखना। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जानना 34 है। ठीक है, 34। क्लियर। जिसमें 2 वैकेंसी अभी 2 जजों की और अपॉइंट होना है सुप्रीम कोर्ट में। अभी लेटेस्ट जो अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो है मनमोहन। और मनमोहन कौन है? दिल्ली के चीफ जस्टिस है दिल्ली के, और वो अब सुप्रीम कोर्ट के बन गए हैं जज। क्लियर। उनका नाम रिकमेंड हो गया है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं। क्लियर। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं। आज का क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू का वीडियो जो कि सुबह 6 बजे आता है रेगुलरली, आप उसमें देखिए, मैंने आपको क्लियर किया है। क्लियर। हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी है? 264 वैकेंसी है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट, कौन सा? सबऑर्डिनेट कोर्ट में कितनी वैकेंसी है? तो उसकी वैकेंसी है 5265 या 45, सॉरी 5245 वैकेंसी है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ये इन्होंने डेटा दिया कहां पर? राज्यसभा के अंदर ये डेटा दिया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि हाई कोर्ट जो कि राम मेघवाल जी हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने राज्यसभा के अंदर पूरे डेटा दिए कि जुडिशियल वैकेंसी कितनी है इंडिया के अंदर। क्या है? जुडिशियल वैकेंसी कितनी है इंडिया के अंदर। अब आप क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि जुडिशियल वैकेंसी तो आपने बता दी, बट इसके फैक्टर क्या है? जुडिशियल वैकेंसी इतनी हो क्यों रही है, इसके फैक्टर बता दीजिए। तो इसके कई सारे बच्चा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है रिटायरमेंट। क्या है? सबसे बड़ा है रिटायरमेंट। दूसरा है रिजाइनेशन। और तीसरा फैक्टर है वीकेंड से जब उनकी पोस्ट बढ़ जाती है, एक्सपांसन ऑफ पोस्ट। जैसे मान लीजिए कि उनकी शिफ्ट कर दी गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। ये कई सारे फैक्टर हैं जो कि पेंडेंसी ऑफ जज इन इंडिया। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजों की फिलिंग कौन करता है, यही बताइए। तो राम मेघवाल जी ने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोर्ट पे होती है। कहां पर होती है? हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है सबऑर्डिनेट कोर्ट की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। क्या होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, विद द कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नर। समझ गए मेरी बात को? तो आप मेंशन करके आ जाओगे। जुडिशियल पेंडेंसी के आप वो हैं, जुडिशियल पेंडेंसी के आप पर कई सारे फैक्ट मिल गए। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट न्यूज पर। देखो,
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम ने कई सारे सजेशन दिए। सजेशन क्या दिए? ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, क्या है? बी अनंता नागेश्वरम। इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दिए कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाए। क्या की जाए? इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जाए। दैट इज द रिकमेंडेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरम। अब वो रिकमेंडेशन क्या है, तो ये भी बताइए सर। तो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है डबलिंग डीरेगुलेशन। क्या है? डबलिंग डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन क्या है? मानते हो आप कि जितनी भी कंपनियां प्राइवेट कंपनी हैं उन पर कई सारे रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रूल लगाना। रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उन पर कंट्रोल करना प्राइवेट इन्वेस्टर पर, या फिर कई सारे रूल को फॉलो करना। अगर हम डीरेगुलेट करते हैं, उनको फ्री छोड़ते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर को, तो डेफिनेटली इट एनहांस दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्या? इट एनहांस दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? दूसरा रिकमेंडेशन दिया कि एनहांस कंपनसेशन एंड जॉब इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जॉब और कंपनसेशन को एनहांस करो। अब देखो क्या हो रहा है, आपको पता है कि कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं हमारे इंडिया में। कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं हमारे इंडिया में। अब इस अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड करने के लिए कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर, और इवन अगर प्राइवेट कंपनी जॉब देती है, अगर किसी भी बंदे को जॉब मिलती है तो उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी रिड्यूस है, उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम है। अगर परचेजिंग पावर कैपेसिटी को एनहांस करना है तो उसे जॉब करनी पड़ेगी। जॉब होगी तो जॉब कौन देगा? प्राइवेट कंपनी देगी, पब्लिक कंपनी देगी, उसको जॉब देगी। तो जॉब देगी तो उससे सैलरी से उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा इंडिया का। तो दूसरा रिकमेंडेशन क्या किया कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको कंपनसेशन और जॉब देना चाहिए लोगों को, कि जॉबलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए। वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारे इंडिया की, बट इसके साथ जॉब और इन्वेस्टमेंट भी एनहांस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जॉब और इन्वेस्टमेंट भी एनहांस होना चाहिए। दैट इज अ सेकंड पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज सजेशन बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंता नागेश्वरम। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? तीसरा रिकमेंडेशन क्या दिया? तीसरा रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट को एनहांस करना चाहिए। स्टेट एनहांस दी इन्वेस्टमेंट। स्टेट इन्वेस्टमेंट को एनहांस करे। क्या करे? स्टेट इन्वेस्टमेंट को एनहांस करे। दैट इज द थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंता नागेश्वरम। तो समझ गए मेरी बात को कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं बी अनंत नागेश्वरम, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी इंडिया की। देखो अभी नया डेटा आया है और Q2 में हमारी इकोनॉमिक जो जीडीपी है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। अभी हमारी जुलाई टू सितंबर 2024 की जीडीपी कितनी आई है? जीडीपी सिर्फ ओनली 5.4% आई है। कितनी आई है? जीडीपी 5.4%। और जीबीए कितना आया है? जीबी आया है 5.8%। कितना आया है? जीबी आया है 5.8%। तो समझ रहे हो जीडीपी और जीबीए, अगर आपको जीडीपी और जीबीए को अच्छी तरह समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप मेरे चैनल के एडिटोरियल में मत जाइए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी मैंने दूसरा लेक्चर नेशनल इनकम पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? नेशनल इनकम पढ़ाया है। तो उसमें मैंने जीबीए और जीडीपी इतने इजी तरीके समझाई है कि बच्चा समझ जाएगा।
क्या समझ जाएगा? बच्चा बच्चा समझ जाएगा जीडी और जीबीए होता क्या है। तो इंडिया की जुलाई सितंबर की जीडीपी आई है सिर्फ ओनली 5.4% और जीबी आया है 5.8%। कितना है? जीबीए। अब आपको इसको समझने के लिए मेरे इकोनॉमिक के लेक्चर देखने पड़ेंगे जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया। क्या किया है? जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर? समझ गए? समझ गए कि जो अनंत नागेश्वरम जी हैं उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट हो जाए एफडीआई इंक्रीज फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम 74% टू 100%। देखो क्या है एफडीआई? जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने क्या है एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है इंश्योरेंस के लिए। क्या कर दिया है? एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है इंश्योरेंस के लिए 74% से 100% कर दिया है। सर अब ये बताइए ये लिमिट होता क्या है? ये लिमिट होती क्या है? ये एफडीआई लिमिट समझाइए। तो देखो कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है, तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और अगर हमारे इंडिया में 100% एफडीआई होगी तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, अब क्या है 74% क्या है? तो देखो 74% शेयर ऑफ दी फॉरेन कंपनी और रिमेनिंग 26% ऑफ दी पब्लिक कंपनी। मींस जो हमारे डोमेस्टिक कंपनी होगी अगर वो टायर अप करती है 74% उसका शेयर होंगे फॉरेन कंपनी के और 24% किसके शेयर होंगे? हमारी इंडियन कंपनी के टायर अप होके। तो उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। यही शो करता है जे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट। जैसे 74 है, 50% है, तो 50% से अगर ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना है उसको किसी भी कंपनी को तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर वो 50% से कम का इन्वेस्टमेंट करता है और किसी डोमेस्टिक कंपनी के संग टायर अप करके इन्वेस्ट करता है तो उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। बट इंडिया ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है। 74% से कर दी है 100% इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की क्यों करी है? देखो आप जानते हो कि आप इंडिया में किसी भी घर में चले जाना, आप इंडिया के किसी भी घर में चले जाना और घरों घर जाना, अपने मोहल्ले में पूछना। मैं आपको बताऊं अपनी कॉलोनी में 10 घर में जाना और 10 घर में यह पूछना कि आपके घर के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर वेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई इंश्योरेंस है कि नहीं है। क्या कह रहा हूं कि आप अगर 10 घर में जाओगे इंडिया के और अगर आप पूछोगे कि आप पे इंश्योरेंस है कि नहीं है तो उसमें से 8 घर आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर उन पर कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। ना हेल्थ इंश्योरेंस होगा, ना लाइफ इंश्योरेंस होगा, ना वेल्थ इंश्योरेंस होगा। यह हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो लोग बाग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं वो सबसे बड़े मींस वो सही नहीं चल रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने एफडीआई एनहांस कर दी है। क्या कर दिया है? एफडीआई को एनहांस कर दिया है फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। अब फॉरेन की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आती है इंडिया में इन्वेस्ट करती है 100% शेयर के साथ तो उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो क्या है कि गवर्नमेंट ने एफडीआई की लिमिट को एनहांस कर दिया है फॉर द इंश्योरेंस फ्रॉम 74% टू 100%। तो पहले कितनी थी? 2021 में पहले थी 49% एफडीआई थी और अब उसको 74% कराता 2021 में 49 से 74% एफडीआई कर दी थी।
समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2021 में जब हमारे यहां पर इंश्योरेंस का एफडीआई 49% थी उसको 74% कर दिया। अब कितना कर दिया, उसको 74% से कर दिया 100%। अब कोई भी फॉरेन कंपनी आकर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का एक टारगेट है कि विजन है इंडिया का विजन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल। क्या विजन है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047। क्या है विजन, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 तक हमको हर आदमी को इंश्योरेंस से कवर करना है इंडिया में। और आप जानते हो कि 2047 तक हमारा देश डेवलप कंट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेवलप कंट्री बन जाएगा। अब वो डेवलपिंग कंट्री कह रहा है पर वो डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 में, जिसको हम बोलेंगे विकसित भारत। क्या बोलेंगे, विकसित भारत बोलेंगे। 2047 में जब हमारा देश विकसित भारत हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, तब तक हमें हर घर में इंश्योरेंस को कवर करना है। क्या करना है, इंश्योरेंस को कवर करना है। और इंडिया ने क्या डिसीजन लिया, पहले क्या था कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आती है, अगर कोई भी इंश्योरेंस की फॉरेन कंपनी आती है तो उसे कैपिटल, जो कि नेट आउंड कैपिटल है, नेट आउंड कैपिटल कम से कम चाहिए उसको 5,000 करोड़। कितना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तभी वो कंपनी इंडिया में आकर इंश्योरेंस की कंपनी बना सकती है। बट इंडिया ने इसको भी रिड्यूस कर दिया। इसको कितना कर दिया, 5,000 से कर दिया 1,000 करोड़। कितना कर दिया, 1,000 करोड़। तो कितना हो गया, 5,000 करोड़ से 1,000 करोड़ कर दिया। अब मुझे लगता है कि इंडिया में इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। क्या है, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। देखो क्या होता है कि आप समझिए मेरी बात को, इंश्योरेंस जो है ना, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो कब बिकता है, वो तभी बिकता है जब उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। जब उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, आप देखिए कई सारे इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट आते हैं इंडिया में, कई सारे इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट आते हैं और आप अट्रैक्ट होते हो। इवन मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, वेल्थ इंश्योरेंस भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी है। मैं अपने तीनों इंश्योरेंस रखता हूं अपने पास। मेरे पे 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस है, 20 लाख तक मैं इलाज करा सकता हूं। मेरे पे वेल्थ इंश्योरेंस है एसबीआई का, मेरे पे इवन लाइफ इंश्योरेंस है एलआईसी का। तो इंश्योरेंस हमेशा करा के रखें अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस जरूर करें। और इंडिया भी यही कह रही है। क्लियर, चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया और यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्या है, इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो एग्रीमेंट क्या है कि ये इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम बनाएगी। क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम बनाएगी। इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम बनाएगी फॉर इंडियन नेवी। किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए दोनों कंट्रियां मिलकर एक इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम बनाएगी। अब ये कैसे दोनों कंट्री मिलके बनाएंगी, ये यूके नहीं देगी इसको, ये इंडिया और यूके ने टायर अप किया है कि यूके और इंडिया मिलकर इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम बनाएगी इंडियन नेवी के लिए। अब इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम का क्या यूज होगा, तो इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम का यूज ये है कि उसके लिए नेवी के शिप है वो उनको फैसिलिटी होगी, उनकी यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रपल्सन जानते हो आप, एनर्जी, इंजन की तरह। इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम मतलब एक इंजन की तरह, तो शिपिंग में बेनिफिशियल हो जाएगा। सॉरी। तो ये न्यूज बड़ी सिंपल थी, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और इसमें क्या है एग्रीमेंट में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 98 मिलियन डॉलर दे रही है इंडिया को। क्या दे रही है, 98 मिलियन डॉलर दे रही है इंडिया को फॉर
फॉर एनहांसिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, फॉर एनहांसिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। क्या? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया को लोन दे रही है, 98 मिलियन लोन दे रही है। अब ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है सर? हम तो नए बच्चे हैं, हमें हॉर्टिकल्चर बता दीजिए। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है, आप याद रखना, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये कई सारे हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। तो इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इन तीन चीजों का प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 98 मिलियन डॉलर इंडिया को देगी, जिसमें क्या होगा, किसानों को, हॉर्टिकल्चर के किसान हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा, जिससे वो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन एनहांस कर सकें। समझ लो? तो उनको क्या मिलेगा, क्या यूज करेंगे? सर्टिफाइड वी कैन से डिसीज फ्री मटेरियल का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सर्टिफाइड डिसीज फ्री मटेरियल का यूज करेंगे, जिससे हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आप मेंशन करके आ जाना, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक 98 मिलियन डॉलर दे रही है इंडिया को टू एनहांसिंग दी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। समझ में आया मेरी बात को? समझ में आया? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 30 नवंबर के मैंने पूरे करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए। अब आपको एक काम करना है, आपने अगर वीडियो पूरा सुन लिया, अभी आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में आपको 3 लेक्चर आ गए इकोनॉमी के, जो कि आपको इकोनॉमिक्स पूरे बेसिक लेवल से हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स करा रहा हूं, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना आपको, कहीं नहीं जाना। पूरी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छे और इजी तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और आज या कल में 4th लेक्चर भी आ जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग का। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल तो शायद संडे है, कल मिलूं या ना मिलूं कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि संडे को मेरा कोई डिसाइड नहीं होता। मैं छुट्टी ले भी सकता हूं हॉलीडे और नहीं भी ले सकता। क्लियर? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी बाहर जाने पर डिपेंड करता है। क्लियर? मेरी फैमिली पर डिपेंड करता है। तो मिलेंगे मंडे को या संडे को, तब तक के लिए जय हिंद।